गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बायोलॉजी के क्लास में हम लोग जैव प्रक्रम का अध्याय पढ़ रहे थे। इसमें से हम लोगों ने पिछले क्लास में पादपों में परिवहन टॉपिक को कंप्लीट किया। उसमें से हम लोगों ने जाना कि पेड़ पौधों में जल तथा खनिज लवण का परिवहन कैसे होता है। ठीक है, इस बीच में हम लोगों को एक टॉपिक छूट गया था, तो उसी टॉपिक को आज हम लोग पूरा करेंगे और कुछ नया टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हेडिंग लिख लो, स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करने के कारण, देखो, स्तनधारी किसको बोलते हैं? स्तनधारी उन जीवों को बोलते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे कि मनुष्य हो गए, बहुत सारे जानवर हो गए। ठीक है, वे क्या कहलाते हैं? स्तनधारी तथा पक्षियाँ। पूछ रहा है, मतलब इसमें यह हम लोग को जानना है कि स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करने की आवश्यकता किसमें अधिक है? ठीक है, तो देखो, स्तनधारी एक जटिल जीव है। इनमें श्वसन होता है, जिसके द्वारा ऑक्सीजन अंदर ले जाया जाता है, जो हमारे रुधिर में जाके मिलता है। जब इस रुधिर का कोशिकीय श्वसन में उपयोग हो जाता है, तो विऑक्सीजनित जो रुधिर है पुनः फेफड़े में आकर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देता है? मुक्त कर देता है। इसी तरह यह प्रक्रिया इसमें चलती रहती है। लेकिन यह जो प्रक्रिया है, यह उन जीवों के लिए ज़्यादा उपयोगी है जो जीव जिन जीवों में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कि स्तनधारी में, जैसे मनुष्य को अगर हम लोग ले लें, तो मनुष्य जो है बहुत सारे काम करते हैं। तो पक्षियों के काम की तुलना में मनुष्य के काम को अगर तुलना किया जाए, तो सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता किसको होगी? स्तनधारी को कि पक्षियों को? तो आंसर क्या होगा कि स्तनधारियों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जिन जीवों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उन्हें में क्या होता है? ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग किया जाता है। जिन जीवों में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे कि पक्षियों का उतना अधिक कार्य नहीं रहता है, जिनके कारण उनके शरीर में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसको अलग करने के लिए स्तनधारियों में क्या रहता है? विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं, जैसे कि फेफड़ा है। फेफड़ा के अंदर फुफ्फुस में जो कुपिकाएँ होती हैं, वे कुपिकाएँ क्या करती हैं? ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग अलग करती हैं। ठीक है, तो
इससे हम लोग को ये समझ में आता है कि स्तनधारी में ही क्या होगा, ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग किया जाएगा। लेकिन जिनको कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे पक्षियाँ, उनमें ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, संक्षेप में लिखेंगे शरीर में ऑक्सीजन का परिसंचरण होने के लिए ऑक्सीजनित रुधिर तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग अलग रखना आवश्यक होता है। यह उन जीवों के लिए आवश्यक होता है जिन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे स्तनधारी जीव यानी कि मनुष्य, जंतुएं इत्यादि। ठीक है, तो जिनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है उनके शरीर में ऑक्सीजनित रुधिर तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग रखना आवश्यक होता है। लेकिन आगे वही लिखेंगे, जिन जीवों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उनमें यह प्रक्रिया संभव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में तीन कोष्ठक होते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर के प्रवाह को कुछ हद तक सहन कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही लिखना है।
जो स्तनधारी जीव होते हैं उनके हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, तुम लोग को पता होगा। 2 आलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। लेकिन पक्षियों में अक्सर कितने कोष्ठक होते हैं? 3 कोष्ठक होते हैं, जिसके कारण उनमें दोहरा परिसंचरण संभव नहीं होता है। इसलिए वे लोग ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर के प्रवाह को कुछ हद तक शांत कर सकते हैं और अपना जीवन जी सकते हैं, क्योंकि उनको ऊर्जा की आवश्यकता क्या होती है? कम होती है। अगर अधिक ऊर्जा की आवश्यकता अगर उनको होती तो प्रकृति उनके हृदय में 4 कोष्ठक बनाती है, जिसके कारण दोनों जो रक्त हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये जो छूटा हुआ टॉपिक था ये समाप्त हो गया। अब तुम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 अब बन जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले के क्लास में हम बताए थे कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक बनाना है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 2 का जो टॉपिक था वो छूटा हुआ था, वह अभी कंप्लीट हो चुका है। अब तुम लोग क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 2 भी बना लोगे। आपको प्रश्न 1 से लेकर 5 तक बनाकर इसका फ़ोटो व्हाट्सएप में भेजना है। ठीक है, अब हम लोग आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अगला जो टॉपिक है उसका नाम है उत्सर्जन। जैव प्रक्रम का सबसे अंतिम जो चरण होता है उसको क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो उत्सर्जन का डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे जीवों के शरीर में उपापचयी, इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, कॉपी देख लेना। उपापचयी जिसको बोलते हैं, जीवों के शरीर में उपापचयी प्रक्रमों द्वारा बने कुछ विषैले अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। देखो, जैव प्रक्रम में बहुत हम लोग पिछले जो चरण पढ़े हैं उन चरणों में जो अंतिम चरण आता है वो है उत्सर्जन। जो भी खाद्य पदार्थ हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उनमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। उन पोषक तत्वों का अवशोषण शरीर में हो जाता है। उसके बाद जो पदार्थ बचते हैं शेष, जो हम लोगों को हमारे शरीर के लिए कुछ उपयोगी नहीं होते हैं, उनको शरीर के अंदर रखने से नुकसान होता है। उन्हीं को निकालने का जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। ठीक है, तो उत्सर्जन प्रक्रिया में क्या होता है? वे अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, उत्सर्जन का परिभाषा हम लोगों ने जान लिया। अब उत्सर्जन के लिए
कुछ विशेष अंग पाए जाते हैं जो प्रत्येक जीवों में अलग अलग होते हैं। तो हमारे शरीर में उत्सर्जन की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए वृक्क बनाया गया है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं किडनी। ठीक है, किडनी जो है जरूरी पदार्थों का अवशोषण करके जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग में लिखते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र। इस अध्याय में हम लोग मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मानव उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं, उसके कौन कौन से भाग हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। लिखेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र में। अच्छा, इससे पहले हम एक बात बताना चाहते हैं। ये जो मानव उत्सर्जन तंत्र है, इसके बारे में जो कुछ भी डील करेंगे पहले इसका हम लोग चित्र बना लेंगे, उसके बाद इसको लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको अभी काट देते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ क्या लिखना है, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। हेडिंग को चेंज कर दिए, पहले हम लोग क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे, और चित्र बनाने के बाद ही उसका हम लोग विधि लिखेंगे कि वह कैसे काम करता है, कहाँ पर स्थित रहता है। क्योंकि जब तक हम लोग चित्र नहीं बना लेते हैं तब तक हम लोग को समझ में नहीं आएगा। तो सबको बुक में देखो, चित्र देखो, चित्र 6.13 में क्या है, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र है। तो देखो, ये बीच, ये जो कठोर हिस्सा जो दिख रहा है, बीच का हिस्सा, ये क्या है, ये हम लोग का रीढ़ का हड्डी है। ठीक है, इसको बोलते हैं कशेरु की दंड। ये रीढ़ का हड्डी का दोनों ओर स्थित होता है कौन, वृक्क। ठीक है, जो हम लोग को पीठ में जो हड्डी होता है पीछे, जिसको बैक बोन बोलते हैं, बैक बोन के दोनों ओर कमर के पास, मतलब पेट से ज़रा ऊपर, हम लोग को क्या होता है, वृक्क पाया जाता है, किडनी। बायां तरफ जो स्थित होता है उसको बायां किडनी बोलते हैं, यानी बायां वृक्क। और दायां ओर जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, दायां वृक्क। इसका मतलब हम लोग के शरीर में एक जोड़ा यानी 2 वृक्क पाए जाते हैं। ठीक है, 2 वृक्क पाए जाते हैं। तो ये वृक्क हो गया, यहाँ पर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, रक्त का इसमें शुद्धिकरण होता है, इसमें अपशिष्ट पदार्थ को अलग किया जाता है खून से। ठीक है, तो जब यहाँ पर शुद्धिकरण हो जाता है तो अपशिष्ट पदार्थ, इधर भी एक नलिका दिख रहा है और इधर भी एक नलिका दिख रहा है, दोनों नलिकाओं से होते हुए यह है मूत्राशय। ठीक है, तो मूत्राशय है, यानी इसमें क्या होता है, जितना भी यूरिन यहाँ से आता है अपशिष्ट पदार्थ, और यहाँ के क्या होता है, जमा होता है। ठीक है, और जमा होके शिश्न जो होता है, इसको निकलने के लिए मार्ग दिया जाता है शरीर में, वहाँ से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो देखो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है नाम, ये बायां वृक्क है, ये दायां वृक्क है, ये नाम यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तुम लोग के बुक में देख लेना। इसको लिख देना दायां वृक्क, दायां वृक्क। ये जो नलिका दिख रहा है इसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी, दिया हुआ है। ठीक है, ये महाशिरा है
और वायव्य धमनी भी दिया हुआ है, महाधमनी है और महाशिरा है, दोनों दिया हुआ है। ठीक है, तो मूत्र मार्ग, इसका नाम दे देना तुम लोग मूत्राशय। अब मूत्र मार्ग ये है तुम्हारे यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ये मूत्र मार्ग है। यहाँ जो है ये पॉइंट जहाँ से यूरिन निकलता है उसको क्या बोलते हैं, शिश्न। ठीक है, तो तुम लोग के बुक में देख लेना, अगर इसका नाम सही सही दिया होगा तो ठीक है, अगर यही बुक होगा तो जो जो हम सुधार किए हैं उसको तुम लोग लिख लेना। ये जो एरिया दिख रहा है इसको बोलते हैं क्या, मूत्राशय। यहाँ पर यूरिन जमा होता है, ये मूत्र मार्ग है, यहाँ से निकलता है बाहर, और जहाँ से लास्ट जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं, शिश्न। तो ये चीज़ तुम लोग बना लेना। सिर्फ इसको बनाना, ये बनाने का ज़रूरत नहीं है। ये बॉडी का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है ना, इसको बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इसको तुम लोग साफ़ सुथरा बना लेना। बहुत ही आसान सा चित्र है, यदि तुम लोग को आने वाला एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको तुम लोग बना के इसका फ़ोटो व्हाट्सएप में आज भेजना है, ताकि कल इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो आज का काम तुम लोग को दे लेते हैं। ये चित्र जब तुम लोग बना लोगे, सीख लोगे कैसे बनाना है, तब जाके इसके बारे में हम आगे बताएंगे। तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अभी जितना काम दिए हैं होमवर्क उसको कर लेना, इसको पूरा अच्छा से पेंसिल से इस पिक्चर को बना लेना है और व्हाट्सएप में डालना है। ठीक है, इसके बाद अगले क्लास में इसकी कार्यविधि के बारे में हम लोग देखेंगे। वृक्क में क्या क्या चीज़ पाए जाते हैं, कौन कौन से पदार्थ जो हैं अपशिष्ट होते हैं, विषैले होते हैं, वे कैसे अलग होते हैं, इसके अंदर कौन सा ऐसा इकाई है जो उसको अलग करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ये चित्र तुम लोग अच्छा से बना लेना और फ़ोटो पोस्ट करना। ठीक है।